अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। अगर प्योरली इंटरनेशनल लेंस के रिलेशनशिप से दुनिया को देखें या बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से देखें, दुनिया की डेवलपमेंट्स के लेंस से देखें, तो गालिबन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। ये उनका पहला स्टेट विजिट है। कहने में वो इससे ये उनका छठा विजिट है। 2014 से अब तक वो 5 दफा पहले अमेरिका के दौरे पे आ चुके हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि व्हाइट हाउस ने, अमेरिका के सदर ने उन्हें एक स्टेट विजिट का दौरा दिया है। वो न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां एक योगा सेलिब्रेशन जो है वो हुई, और उसके बाद वो वॉशिंगटन में थर्सडे के दिन प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मुलाकात भी करेंगे और उनके ऑनर में एक स्टेट डिनर भी होगा। लेकिन अंग्रेजी में मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नरेंद्र मोदी का ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा और इसके हवाले से कोशिश करूंगा कि मजीद एक बहुत डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन भी की जाए, इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के ऊपर, हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। और अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मामला होता तो शायद हम इतने इसमें इंटरेस्टेड ना होते, लेकिन इसका ताल्लुक ग्लोबल ऑर्डर से है, चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुक से है, रशिया, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक से है। इसमें कुछ थोड़ा सा जिक्र बेचारे गरीब पाकिस्तान का, बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का भी आता है, जो इन्हीं लार्जर ग्लोबल इंटरनेशनल मूवमेंट्स का शिकार हो चुका है। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मेंबर का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो पिटिशंस आई हैं, उन्हें देखने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, इसकी हियरिंग जो है वो अब जो दिन शुरू हो रहा है थर्सडे का पाकिस्तान में, उसमें इसकी हियरिंग्स का आगाज जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत ही यूनिफाइंग, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके हवाले से मैं आपको ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे पता है कोई पसंद नहीं करता लेकिन पढ़ना, लेकिन वो रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर बहुत से ऐसे जुमले हैं, ऐसी इस्तेलाहात हैं, ऐसी टर्म्स हैं, जिन्हें जब मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस का बहुत बेहतर एहसास होगा और अंदाजा हो सकेगा। लेकिन मैं ब्रीफली आपको ये कहूँ कि ये डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह एक तो ये है कि जो लार्जर बेंच है 9 मेंबर का, इसके अंदर सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब को भी वो इसका हिस्सा हैं, और सरदार तारिक मसूद भी इसका हिस्सा है। ये पहली दफा है ये दोनों जज साहिबान, जिनके इसके बारे में यही इंप्रेशन रहा कि उनके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपना एक 9-10 मेंबर का सपोर्ट ग्रुप था, और दूसरी तरफ 4 या 5 मेंबरान का ग्रुप ऐसा था, शायद 6 मेंबरान का ग्रुप ऐसा था, जिनका झुकाव काजी फायज ईसा साहब के साथ था। और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नोटिफिकेशन इशू भी कर दिया है, जिसमें 16 या 17 सितंबर को 2023 को काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन जहां इन दोनों थड़ों के दरमियान, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान के लॉ और कानून को देखने के हवाले से, यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली दफा एक इक्तफा हो गया है, यहाँ एक यूनिटी डेवलप कर गई है। और अब से कोई 24 घंटे पहले जब सरदार लतीफ खोसा, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं और जो लीड कर रहे हैं उस पिटिशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बैरिस्टर एतजाज एहसन ने फाइल की है, उन दोनों ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की, तो बुनियादी रिक्वेस्ट उनकी थी कि इन पिटिशंस पे जल्दी जल्दी समाअत इसकी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें एक फुल कोर्ट बेंच चाहिए, यानी हमें एक 15 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट का बेंच चाहिए। और उस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने जो उनको उज़र दिया, उन्होंने कहा कि छुट्टियां हैं, समर की हैं, जज साहिबान शायद पाकिस्तान से बाहर भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकेगा। लेकिन जो बहुत बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट हुई है, जो बहुत बड़ी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है, जो बहुत इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, कि एक ऐसा बेंच बन गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दोनों ही धड़े, जिनकी आपस की चपकलश और आपस की डिसयूनिटी का बड़ा चर्चा रहा गुज़िश्ता चंद महीनों से, वो दोनों इस जगह पे, इस पॉइंट पे इकट्ठे हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक ऐसा लार्जर बेंच बना जिसमें काजी फाइज ईसा भी हैं, जिसमें सरदार तारिक मसूद भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद से, वैसे तो पहले ही हालात बड़े खराब थे, लेकिन 9 मई के बाद से जो जुल्म की तारीख रात, जो जुल्म, बर्बरियत और वहशत की जो तारीख रात थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जुल्म और बर्बरियत के भूत नंगे होकर नाच रहे थे पाकिस्तान में पहली दफा, और पंजाब के अंदर खास करके
उसके ऊपर आपको एक विजिबल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल यूनिफाइड चैलेंज खड़ा होता नजर आता है, जिसका इशारा मैंने पिछले वीलॉग में भी किया और पिछले अपने मैंने ट्वीट्स में भी कहा था कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। अब इजाजत मुझे दीजिए कि मैं ट्रिब्यून की, इंग्लिश का जो अखबार है ट्रिब्यून, उसकी स्टोरी से इसके चीता चीता फेसेस जो है वो आपको पढ़ के मैं यहाँ पे सुना सकूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट मी रीड दिस। आप, मैं जब इसको पढ़ के आपको दिखाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि इसको पढ़ के दिखाना जो है वो क्यों मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल प्रॉब्ली एग्री विद मी कि देयर इज अ सर्टेन सिग्निफिकेंस ऑफ इट। सबसे पहले इसका टाइटल देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल फॉर्म्स 9-member bench of a military court's trial. Justice Qazi Faiz Isa also included in the larger bench headed by Chief Justice, hearing on Thursday. यहां से तो हो बात शुरू। अब इसमें नीचे आ जाते हैं। अब इसको देखिए, जो मैंने इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपके लिए येलो में और डिफरेंट शेड्स के साथ मैंने हाईलाइट किए। पहले पार्ट को देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, दैट इज जस्टिस उमर अता बंदयाल, द बेंच कंप्राइजेस जस्टिसेस काजी फायज ईसा, Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Ijazul Ehsan, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, and Justice Aisha Malik. Second paragraph देखिए, जिसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है। The development comes the day after former Chief Justice Jawad S. Khwaja challenged the coalition government's decision to hold trials of May 9th writers in military courts, asking if civilian institutions, including the Supreme Court, can endorse militarization of justice. देखें, जहां मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो एतजाज एहसन साहब ने की और लतीफ खोसा साहब ने की, जहां शायद सलमान अकरम लाला साहब की प्रेजेंस का मैंने सुना नहीं, लेकिन सलमान अकरम लाला साहब भी उस पिटिशन का हिस्सा हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अपार्ट फ्रॉम एतजाज एहसन एंड लतीफ खोसा इटसेल्फ, वो तो एक इम्पिटस था ही, वो तो एक ट्रिगर था ही। लेकिन मैं समझता हूं कि जवाद एस ख्वाजा, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने तौर पर पिटिशन डालना जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लेकर गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, और वहां जाके वो प्लेंटिफ बन गए हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, उसमें ये जो अगला पैराग्राफ है जो यहाँ पर इसमें इसको क्या कहेंगे, ब्राउन रंग कहेंगे, समझ नहीं आ रहा रंग का, रंग को कैसे मैं डिस्क्राइब करूं। ये जो है इसमें मैंने इसको हाईलाइट किया है। मेरा मकसद ये था कि मैं ताकि डिफरेंट पैराग्राफ्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकूं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। सो ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये वो पैराग्राफ्स हैं जो जवाद ख्वाजा साहब की जो 39 पेज की पिटिशन है, ये उसमें से उठाई गई लाइंस हैं। ये मुझ गुनाहगार की लाइंस नहीं है। दिस केस इज ऑल्सो अबाउट power flowing from the barrel of a gun. It is about the power of the army. The army controls businesses and land. Historically, it has exercised power and influence over our political dispensation. Its power and reach extend far beyond its constitutional role. If not a state within a state, it is regarded as an entity distinct from the government and referred to as the establishment. देखिए, अब आपको समझ आ रही होगी कि क्या वजह है कि मैं ये स्क्रीन शेयर करके ये लाइंस वहीं से पढ़ना चाह रहा हूं, बिकॉज ये लाइंस आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द पिटिशन। अगर ये मैं अपने मुंह से ये लाइंस बोलूंगा तो एक और एफआईआर काट देंगे मेरे खिलाफ, एक और पर्चा कटा देंगे मेरे खिलाफ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहां से बोलना शुरू कर देगी वतन दुश्मनी, साजिश, ट्रीजन, बेट्रेयल, यहूदियों के एजेंट, सीआईए के एजेंट, हिंदुस्तान के एजेंट। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये वो पिटिशन है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जवाद ख्वाजा, ये उनकी पिटिशन के अंदर से लाइंस हैं। This case is also about power flowing from the barrel of a gun. ये बंदूक की ताकत का केस है। It is about the power of the army. ये आर्मी की ताकत का सवाल है, उसका एग्जामिनेशन है। The army controls businesses and land. Historically, it has exercised power and influence over our political dispensation. Its power and reach extend far beyond its constitutional role. If not a state within a state, it is regarded as an entity distinct from the government and referred to as the establishment. यहाँ आप देखते हैं कि वो नैरेटिव जो लोगों ने बड़ी कुर्बानियां देके गुज़श्ता एक बरस से आहिस्ता आहिस्ता शेप किया है, उस नैरेटिव ने अब एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म जो है एस्यूम कर ली है, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा डिस्कशन पॉइंट के तौर पे फ्रेम हुआ है। और ये फैक्ट कि ये पिटिशन लग गई है और अगले चंद घंटों में इसकी हियरिंग शुरू हो गई है, इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट इस पिटिशन का रास्ता रोक नहीं सकी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखें, द क्वेश्चन फॉर आवर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दिस कोर्ट इज वेदर द मिलिटराइजेशन ऑफ जस्टिस विल बी एंडोर्स्ड। क्वेश्चन ये नहीं है
39 जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है कि मिलिटराइजेशन ऑफ जस्टिस हो रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ जस्टिस तो हो ही रही है जब आपने सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को कंट्रोल कर लिया, जब आप हाई कोर्ट्स की रिट पिटिशंस को, हाई कोर्ट की हैबियस कॉर्पस की पावर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, जब आपने इस मुल्क के आधे मीडिया को जो जिंदा बच गए हैं उनको इस मुल्क से दौड़ा दिया है, जो मुल्क के अंदर है उनको आपने वो सिंड्रेला के चूहों में कन्वर्ट कर दिया है, तो जाहिर है इसमें आप मिलिटराइजेशन तो कर ही चुके हैं पूरी सोसाइटी की। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने मिलिटराइजेशन कर दी है, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के सामने ये है कि क्या आप इस मिलिटराइजेशन को सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एंडोर्स करेंगे, क्या इसके ऊपर आप स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा देंगे? ये सवाल उठाया है जस्टिस जवाद ख्वाजा ने। आगे देख लें, द फॉर्मर जज asked if Pakistanis as a nation want to march backwards in time with banners flying and drums beating to the old tunes, यानी कह रहे हैं क्या हम एक बाकायदा यानी एक बड़े फखर से अपनी रिग्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे? ये वो लफ्ज है रिग्रेशन का जिसकी तरफ जवाद ख्वाजा साहब ने इशारा किया कि क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी बैकवर्ड जो पाकिस्तानी कौम चल रही है, क्या ये आप शादियाने बजाते हुए बैकवर्ड मार्च करेंगे या रो पीट के जाएंगे? कम से कम रो पीट के तो जा ही रहे हैं। अच्छा, और एनीवे, or do we see a better tomorrow with public office holders and institutions operating? Let me bring it back कि थोड़ा सा ये ट्रिब्यून के साथ बड़ा मसला है, ये डॉन के साथ मूवमेंट नहीं होता। Or do we see a better tomorrow with public office holders and institutions or do we see a better tomorrow with public office holders and institutions operating within constitutionally assigned domains? It is a fundamental question that continues to plague us as a nation. The answer will shape the future, he added. Then, iska agla paragraph bhi dekh lein. He said trials of civilians in military courts do not meet international fair trial standards. The right to a public hearing is not guaranteed. There is no right to a reasoned judgment. There are no details about whether trials are conducted, and even the details of the charges are kept secret. यहाँ पे मैं इसको मैंने खासा आपको बता दिया. Let me stop sharing and let me come back. देखिए, अब आपने करना क्या है? अब ये तो बेसिकली मैंने आपको जो पूरा केस आपके सामने रख दिया है, और अगले आप समझें कि अगले चंद घंटों के अंदर जब पाकिस्तान में अभी तो सुबह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, 3 से ज्यादा का टाइम है, इसका मतलब है कि 6 घंटों के अंदर अंदर अगले 5 से 6 घंटों में जब आप इसको देखेंगे तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट इस इंतहाई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो एक केस है, इसकी हियरिंग शुरू कर चुकी होगी। अब आपने क्या करना है? मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर कनाडा के किसी जमे हुए इलाके के अंदर भी हैं, ऑटवा में हैं, टोरंटो में हैं, मॉन्ट्रियल में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर हैं, आप इसे कहते हैं तो निस्बतन बेहतर फ्लोरिडा के अंदर हैं, या अगर आप ह्यूस्टन में हैं, या डैलस में हैं, या टेक्सास में हैं, या अलाबामा में हैं, या वेस्ट कोस्ट के ऊपर आप सियाटल के अंदर हैं, या आप बे एरिया के अंदर हैं, या सैन फ्रांसिस्को में हैं, या आप कैलिफोर्निया में कहीं और किसी जगह के ऊपर हैं, या आप सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, या आप लंदन में हैं, यूरोप के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, मशरक़ वस्ता में, आप एक चीज कर सकते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए कि आप इस केस को फॉलो करें। आप इस केस को जिस तरह से भी मुमकिन है फॉलो करें, इसके हवाले से डिस्कशन करें। वो डिस्कशन हो सकता है आप अपने घर में कर रहे हो सकता है वो डिस्कशन आप अपनी बस में कर रहे हो, अपनी ट्रेन में कर रहे हो, अपने कोवर्कर्स के साथ कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर रहे हो सकता है वो डिस्कशन किसी को नजर ना आ रही हो, लेकिन जो डिस्कशन आप अपने अहबाब के साथ करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करेंगे, अपने कॉलेज के लोगों के साथ करेंगे, अपने फेलो कोलीग्स के साथ करेंगे, वो डिस्कशन रेजोनेट करेगी, वो रिवर्बरेट करेगी। ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की इंसानियत का सवाल है। ये उस हवाले से केस है। ये केस उस जमूद को तोड़ेगा, वो जो जुल्म का जमूद, वो जो इनर्शिया, वो जो बर्बरियत की तारीख रात इम्पोज की गई है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, एक बदमाशी की गई है, एक जुल्म किया गया है, एक प्लान, एक ढांचा, एक स्क्रिप्ट बनाकर पाकिस्तान के लोगों की रूह को दफनाने की कोशिश की गई है। ये केस आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपनी ओपिनियन लेके आएंगे, एनालिसिस लेके आएंगे, अपनी स्पिरिट और अपनी ह्यूमैनिटी को बाहर लेके आएंगे। दिस केस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस केस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, it is not about one or the other party. This case is essentially about the humanity of Pakistan, जहां किसी भी सूरत में सिविलियन प्रोटेस्टर्स का केस जो है वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं चलाया जा सकता। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई गलतफहमी डाली भी गई थी, ये वक्त है कि उसे ठीक कर लिया जाए। ये है वो इंपॉर्टेंट चीज जिसका अगले 5 या 6 घंटों के अंदर आगाज होने वाला है, जिसका आपने हिस्सा बनना है। ये खबर नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक स्पिरिट है जिसका आपको हिस्सा बनना है। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर।
देखिए, अब आ जाते हैं उस दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे, जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से अमेरिका और दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके बड़े फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपैरेंटली 3 दिन के दौरे के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 3 या 4 दिन का ये दौरा है, वो अमेरिका पहुंचते हैं। इसके पहले लेग में उन्होंने न्यूयॉर्क में लैंड किया। जब उन्होंने न्यूयॉर्क में लैंड किया तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो जून 21 को योगा डे मनाने की, उन्होंने बहुत पहले एक रिक्वेस्ट गालिबन 2014-15 में कभी यहाँ लॉन्च की थी, जिसे अप्रूव कर दिया गया है, और वो उस इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन में शामिल हुए। ये पहली दफा है, बताया जाता है, जहां दुनिया भर की बहुत सी नेशनैलिटीज की बहुत ही बड़ी तादाद में इस योगा सेलिब्रेशन और इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी जो है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं जनरल असेंबली के, उनके साथ भी मुलाकात हुई। उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट है। इसके बाद वो निकल गए वॉशिंगटन के लिए, और ये पहला उनका विजिट है। 6 विजिट, ये उनका छठा विजिट बनता है। क्या वो छठे 6 विजिट, मेरे ख्याल ये उनका 6 विजिट है। इससे 5 दफा पहले वो कर चुके हैं या 6 दफा पहले कर चुके हैं, और उस लिहाज से ये 7वां उनका विजिट बनता है। आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस, लेकिन ये पहला विजिट है जहां उनको स्टेट, वो गेस्ट हैं, स्टेट विजिट है, और जहां उनके ऑनर में एक स्टेट डिनर होगा। और यही वो चीज है जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर मेन स्ट्रीम अमेरिकन ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी और कुछ इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स भी इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सर्वेज ये शो करते हैं कि नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हिंदुस्तान के अंदर तो 7 या 78% है, लेकिन इंडियन अमेरिकन के अंदर उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो गालिबन 49%, इससे भी कम है। और ये सिर्फ कोई जो रेजिस्टेंस उनकी अप्रूवल रेटिंग की तरफ है, या उनको एक तरह से डिसअप्रूवल है, इसका ताल्लुक कोई सिर्फ मुस्लिम यानी इंडियंस ऑफ मुस्लिम ओरिजिन या मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से नहीं है। इसका ताल्लुक को पाकिस्तानियों से बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी तादाद और इन्फ्लुएंस यहाँ बहुत कम है। इसका ताल्लुक सेक्युलर इंडियंस के साथ है, जो बताते खुद नरेंद्र मोदी की बहुत से एक्शंस को, चूंकि वो यहाँ बहुत अरसे से रहते हैं, वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो बहुत सी पॉलिटिक्स है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज हैं वो हिंदुस्तान के उस सेक्युलर और लिबरल इमेज और उसका जो एक सेक्युलर लिबरल क्रेडेंशियल्स है उसको मुतासर कर रहे हैं। और जिस रास्ते पे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं, वो गालिबन कोई बहुत बेहतर रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने इसमें बहुत से आर्टिकल, अच्छा वैसे इसमें आर्टिकल्स तो दर्जनों हैं, आप कह सकते हैं कि इस वक्त इस हवाले से शायद सैकड़ों आर्टिकल्स जो हैं वो छपे हैं, जिनकी हेडलाइन में इसका जिक्र है कि नरेंद्र मोदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, ये ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएस चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने 4 मेरा ख्याल आर्टिकल मैंने इसमें शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनकी हेडलाइंस में आपको दिखा भी सकता हूँ, ब्रीफली पढ़ सकता हूँ, जिसमें से 3 तो खासे ओवर्टली पॉजिटिव आर्टिकल हैं। सिर्फ एक वो है जो इन ह्यूमन राइट्स की तरफ इशारा करता है, और वो एक डायस्पोरा के अंदर जो डिवाइड है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा में, उसकी तरफ इशारा करता है। मुझे ये भी एहसास है कि चूंकि मेरा अपना पाकिस्तानी ओरिजिन है, और जो इसमें बहुत कम 5% हमारे चैनल को इंडियन ओरिजिन लोग फॉलो करते हैं, उसमें से कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ इंडिया के अंदर है, तो उनके जहन में अगर ये शक होता है कि हर वो चीज़ जो मैं यहाँ कहूँगा उसके अंदर एक प्रेजुडिस है, उसके अंदर एक बायस है, तो जाहिर है कि उनके पास दे हैव रीजन टू बेसिकली बिलीव इन दैट वे, और पहले भी ऐसी बातें होती रहती हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग कमेंट ये भी देखा, चूंकि पहले ये डिबेट चल रही थी यहाँ पे, जो पिछला मेरा एक वीलॉग था उसके ऊपर मैंने एक लंबा चौड़ा नोट भी डाला, जब मैंने डेनवर के एयरपोर्ट से, डेनवर कोलोराडो के एयरपोर्ट से मैंने वैसे एक मजाक उड़ाया था किसी का, इट वाज जस्ट अ फनी कमेंट, जिसमें मैंने कहा कि भाई जब भी कोई कमेंट करते हैं तो लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है, हमारे इंडियन दोस्तों को, और वो उनको फिर महमूद गजनबी का गुस्सा भी नीला होता है, औरंगजेब का भी गुस्सा मेरे से उतारना होता है, वगैरह वगैरह। इट वाज जस्ट अ फनी कमेंट, मैंने मजाक के तौर पर कह दिया। उस पर एक छोटी सी डिबेट चल पड़ी, और वो डिबेट जो है वो, आई डोंट लाइक द टोन एंड टर्न ऑफ दैट डिबेट, बिकॉज उसमें दोनों साइड जो है वो असल इश्यूज के ऊपर तो कोई बात कर नहीं रहा, और मुख्तलिफ किस्म की साइड इश्यूज को निकाल के लोग बात करते हैं, विच इज इन फैक्ट अ ह्यूज ट्रेजेडी। और मैं चाहता हूं कि मैं कोई इसमें पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकूं। मेरा हर किस मकसद जो है, ये जो टिट फॉर टैट किस्म की डिबेट्स हैं, आई डोंट रियली लाइक इट। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जहां इंडियन एंड पाकिस्तानी पढ़े लोग लिखे लोग जो हैं वो साउथ एशिया के इश्यूज के ऊपर मीनिंगफुल तरीके से उन इश्यूज के ऊपर बात कर सकें। बट जाहिर है ये एक बहुत लंबा मुश्किल रास्ता है, इट्स लॉन्ग एंड टीडियस जर्नी, जिसपे कोई इतनी आसानी से हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन वहां पे मैं देख रहा था कि एक कमेंटेटर ऐसी हैं जो बहुत कमेंट करती हैं, आई डोंट नो हु शी इज, बट शाहिदा मजहर उनका नाम है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करें ही ना, बिकॉज जब आप इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर इंडियंस आ जाएंगे, वो इंडियंस आएंगे तो वो सारी डिबेट को खराब कर देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, है बड़ा वैसे बहुत ही ये एक ये एक ये एक लिहाज से खासा ये मज़ाहिया भी कमेंट है, ये एक ट्रेजिक कमेंट भी है, लेकिन इसमें एक हकीकत भी है कि ऐसा होता भी है।
پہلی تو میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, انڈین اوریجن کے ہوں یا پاکستانی اوریجن کے ہوں, کہ آئی وش, میری بڑی خواہش ہے, آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم ایشوز کو پازیٹیولی طور پہ ڈسکس کر سکیں, اپنے ڈفرینسز کو ڈسکس کر سکیں. اسی لیے تو میڈیا پلیٹ فارمس ہوتے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے کی تمبی اتارنے کی کوشش تو نہ کریں نا, ایک دوسرے کو کنٹمپٹ سے ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ایشوز پہ ہم ڈیبیٹ کرنا سیکھیں. اور مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر پلیٹ فارم پہ, میرے چینل کے اوپر, بہت سے ایسے بھی انڈین اوریجن لوگ ہیں جو غالباً انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو پلیٹ کرتے ہیں, بیکاز میں نے بہت سی اور ویسٹرن پبلیکیشن میں ایسا انڈین کامنٹ دیکھا ہے, خواہ اکانومسٹ ہو یا نیو یارک ٹائمز ہو, جہاں مجھے بڑی ویرائٹی نظر آتی ہے. وہاں پر مجھے اس قسم کی نیرو مائنڈیڈنیس یا نیسسریلی اینٹی پاکستان فیلنگ نظر نہیں آتی. فار انسٹنس, میں نے جو ریسنٹلی میں نے عمران خان کا انٹرویو دیکھا جو ایک برٹش براڈ کاسٹر نے کیا تھا, اور وہاں پر میں نے بہت زیادہ انڈین کامنٹ دیکھا جو بڑا پازیٹیو تھا, بڑا ہیلدی قسم کا انڈین کامنٹ تھا. آئی واز ریئلی ونڈرنگ کہ وہ کامنٹ جو انڈینز نے کیا ہے, اور جو کامنٹ یہاں پر میرے پلیٹ فارم کے اوپر انڈینز ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک قسم کے انڈینز نہیں ہیں. یہ خاصا سرکاری اور اسٹیبلشمنٹ قسم کا کامنٹ ہے, اور وہ خاصا انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ قسم کا کامنٹ تھا. بٹ ہیونگ سیڈ, دس واز اے ڈائگریشن. میں ان ایشوز کی طرف واپس آتا ہوں کہ یوگا کو جو کنیکٹ کیا نریندر مودی نے, اس کا بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. یہ بڑی انٹیلیجنٹ ایک انیشیٹو لی گئی ہے کہ یوگا جو اب ایک یونیورسل پریکٹس بن چکا ہے, اور امریکہ کے اندر یوگا جو ہے, جس طرح سے امریکہ میں صوفیزم جو ہے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, رومی جو ہے مسلم اوریجن فلاسفر, وہ امریکہ کے اندر سب سے ویل ریڈ, سب سے ویل فالوڈ فلاسفر جو ہے وہ رومی ہے, سینٹرل ایشین اوریجن کے. لیکن اسی طرح سے یوگا جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک بہت وائڈ اسپریڈ, ریسپیکٹڈ, لائک, لوڈ پریکٹس ہے. اور کیسے ہندوستان کی فارن پالیسی نے ویری انٹیلیجنٹلی انہوں نے یوگا کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اپنے آپ کو گلوبل کانشیسنس کا حصہ بنا کے سیل کرنے کے حوالے سے. اور اس حوالے سے آج جو تقریب ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے تھی. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اور یہ مجھے یاد کراتا ہے کہ کیسے پہلے مہاتما گاندھی نے ہندوستان جو 1930s 40s کے بعد جو انڈیا بنا, جو نیا ہندوستان بنا, انڈین ریپبلک بنی, اس کو مہاتما گاندھی کا جو اسٹیچر تھا نان وائلنس کا, اس سے ہندوستان کی پالیٹکس اور فورن پالیسی کو اور ہندوستان کی برانڈ پاور کو بڑی مدد ملی. کچھ تو ہسٹری کی تھی, لیکن اس میں بہت مدد ملی. اس کے بعد 1960s اور 70s میں ایک ہرے راما ہرے کرشنا جو موومنٹ تھی, اور 1970 اس کا بڑا امپیکٹ تھا. مجھے اس کے کی لوگوں کے نام بھول گئے ہیں, میں اس پہ پھر کسی وقت بات کروں گا, لیکن وہ بہت بڑی موومنٹ تھی جس نے ڈو ٹیل کیا اس وقت امریکہ میں جو لبرل موومنٹ تھی, اینٹی ویتنام وار کی جو موومنٹ تھی, اینٹی کورین وار کی جو موومنٹ تھی, پھر ڈرگس کو ایکسپیرینس کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا فرانس کے اندر, خاص کر کے امریکہ کے اندر, جہاں لوگوں نے ہیش کو, ہیروئن کو بہت زیادہ استعمال کیا, پھر بھنگ کا بڑا استعمال ہوا کالج کیمپسز کے اندر. یہ اینٹی ویتنام جو ہے نا 1965-66 سے جو موومنٹ شروع ہوئی اور جو اگلے 10 برس تک چلتی رہی 1975 تک. 1971 میں انڈین فلم انڈسٹری نے ایک بہت ہی لینڈ مارک فلم بنائی. یہ ون آف دا ریئر انڈین موویز ہے جس کو انگلش میں اڈاپٹ کیا گیا بعد میں, اور یہ جو مووی تھی اس کا نام تھا ہرے راما ہرے کرشنا, جس میں اس زمانے کے جو لیجنڈری انڈین ایکٹر تھے دیو آنند, وہ زینت امان کے ساتھ تھے. دیو آنند بھائی ہے زینت امان کا. زینت امان آئی تھنک نیپال میں کہیں پہ ایک ڈرگ کلچر کا حصہ بنتی ہے, اور دیو آنند ٹریول کرتا ہے اور اپنی بہن کو اس پورے ڈرگ مافیا اور کلچر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے یہ فلم دیکھی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یاد آئے گا, یہ بہت امپورٹنٹ فلم تھی. نہیں دیکھی تو اسے دیکھنے کی آپ ضرور کوشش کیجیے گا, کیونکہ یہ فلم ہی نہیں ہے, یہ اس زمانے کی پورے جو کلچرل ٹرینڈز تھے, جہاں ایک نیسنٹ انڈین ریپبلک گلوبل سین کے اوپر ایمرج کرتی ہے تھرو دا سینس آف دی آئیڈیاز, وہاں یہ چیز بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے. But moving forward, let me share a few screens and let me read a few quick headlines from those screens. آپ کو بہت بہتر اس کا میں اندازہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیے, let me share the screen. اس کو اسکرین شیئرنگ کرتے ہیں, اور جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ پہلی, جی یہ پہلی جو ہے یہ بی بی سی کی ہے. Modi US visit, why Washington is rolling out the red carpet for Indian Prime Minister. اور یہ لکھی ہے وکاس پانڈے نے, اور لکھا اس سٹوری کو فائل کیا گیا نیو دہلی سے. سو مجھ پہ الزام آپ نے لگائے کہ یہ پاکستانی اوریجن معید پیرزادہ ہی جو ہے, اسی کی ساری سازش ہوتی ہے چیزوں میں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ ڈنر ہوگا جس میں سی اوز کے ساتھ میٹنگ ہے. نیو یارک کے اندر آلریڈی ایلون مسک جو ٹویٹر اور ٹیسلا کے اور اسپیس ایکس کے سی او ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ کارپوریٹ پرسنالٹی ہیں, وہ آلریڈی انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے
मुलाकात की है, और अभी और जो सीईओज हैं, जिसमें गूगल के सीईओ हैं, जिसमें फेडेक्स के सीईओ हैं, जिसमें एप्पल के सीईओ हैं, उन सब की मुलाकातें शायद वाशिंगटन में होंगी। लेकिन ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, इसको देखें। Behind the carefully crafted ceremonies lie discussions that have the potential to not only infuse new energy into India-US relations, but also have an impact on the global order. The Indo-Pacific is where the US possibly needs India's influence more than anywhere else right now. The US has long viewed India as a counterbalance to China's growing influence in the region, but Delhi has never been fully comfortable with owning the tack. यानी दिल्ली नहीं चाहता कि वो एंटी इंडिया टैग को पूरी तरह से लेना नहीं चाहता, और बड़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी है न्यू दिल्ली की. इट मे स्टिल बी रिलक्टेंट टू डू सो, बट चाइना कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेन कैटलिस्ट ड्राइविंग इंडो यूएस रिलेशंस. ये तो एक हो गई. अब मैं दूसरी एक स्टोरी आपको पढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ी सी वैरायटी आपको ज्यादा मिल सकेगी. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम गार्डियन. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रिटन स्टोरीज. वैसे तो मैं कोई 10-15 देख चुका हूँ. इंडिया इज नाउ अ लिंचपिन. US looks to Narendra Modi's visit to counter China. Once again आप देख रहे हैं कि चाइना जो है इट इज लूमिंग लार्ज. ये स्टोरी फाइल की है हैना एलिस पैटरसन ने. शी इज अ साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम फॉर गार्डियन. ये उन्होंने मेरे ख्याल है विजिट से कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले फाइल की है, लेकिन फिर भी इसके पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है. द सिंबलिज्म ऑफ द विजिट विल बी हार्ड टू अवॉइड. As Narendra Modi arrives in Washington, D.C. on Wednesday, the capital of a country he was once prohibited from visiting for almost 10 years, he will join the ranks of Winston Churchill, Nelson Mandela, and Volodymyr Zelensky as one of the few leaders to address a joint session of Congress more than once. In नरेंद्र मोदी अब वो पहले लीडर होंगे जो एक से ज्यादा दफा कांग्रेस का जॉइंट सेशन, यानी कांग्रेस का जॉइंट सेशन का मतलब है बोथ द यूनाइटेड स्टेट सेनेट जिसमें 100 मेंबर हैं, एंड कांग्रेस जिसके प्रॉब्ली 450 मेंबर हैं, उसके जॉइंट सेशन से नरेंद्र मोदी खिताब पहली दफा नहीं दूसरी दफा करने लगे हैं. फिर ये येलो पैराग्राफ देखिए. Yet this trip, Modi sixth to the US. छठा, sorry, मैंने सातवां भी कहा था. Sixth to the US since he came to power in 2014. But the first where a full state dinner will be given in his honor is expected to yield more than good optics for the Indian Prime Minister. Many expect it to further crystallize ties between two countries and boost a relationship that has been on the upward trajectory for 2 decades, even as they remain fundamentally opposed on several key issues. डिफेंस. अच्छा, अब मैंने येलो से क्यों सेपरेटली आइडेंटिफाई किया है, ये उसकी पॉलिटिकल जजमेंट है. अब डिटेल थोड़ी सी देख लें. डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम्स, वीजास, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस. एंड इज व्हाई कि स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की मुलाकात हुई है, और ऑल सेट टू बी ऑन द टेबल. Meanwhile, the issues of the erosion of democracy in India and the shrinking space for dissent in civil society under Modi are unlikely to be discussed in depth. ये वो चीज है जिसके ऊपर इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स जो हैं वो खप डाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. इसके ऊपर वाइट, इसमें मेन स्ट्रीम अमेरिकन ग्रुप्स भी हैं, इसके ऊपर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और इसमें कुछ सर्टन अमेरिकन मुस्लिम ग्रुप्स भी हैं जो केयर है जैसे फॉर इंस्टेंस, वो इस पे बहुत ज्यादा आवाज रेज करें. इसको भी देख लेंगे. जो ब्राउन है, डार्क रेडिश ब्राउन है. Since Modi's last visited the US in 2019, when Donald Trump was in the White House, China's actions along this 2,100-mile, 3,500-kilometer border with India have become increasingly antagonistic. In 2020, the two sides came the closest they had been to war in 70 years, when troops clashed along the Himalayan border in Ladakh, killing dozens of soldiers after Chinese troops encroached on land typically patrolled by India. Since then, China has built up vast amounts of infrastructure along disputed territory and shown little resistance and desire to disengage in key areas of confrontation. So यहाँ एक ज़हन में बात रखिए कि ये जून में जो गॉलवान के ऊपर क्लैश हुआ, उसके बाद Indians very rightly pointed out to Americans and to the Europeans कि हम एक two-front war situation में फंस गए हैं between two nuclear neighbors. One is China, the other is Pakistan. पाकिस्तान में चूंकि बेवकूफ़ी का राज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसको सेलिब्रेट किया गया उस ज़माने में ऑल लेवल्स में कि जनाबे वाला हिंदुस्तान तो फंस गया बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. मतलब बहुत ज़्यादा तालियां इसके ऊपर बजाई गई और बहुत इस पर खुशी का मुजाहरा किया गया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस इन द बैलेंस ऑफ पावर. के वेस्ट भी ये देख रहा है कि हिंदुस्तान जो उनका मेन पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग चाइना, वो वहाँ पे फंस गया है और उसकी मदद करने की ज़रूरत है. और पाकिस्तान में उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसका उस एक डेवलपमेंट के साथ बड़ा ताल्लुक है. अब जो इसको समझ सके
اس کا اللہ بھلا کرے. جو اس کو نہ سمجھ سکے میں اس کو مزید اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. ظاہر ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں چیزیں سمجھانے کی. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ انڈیاز مودی از اون لینڈ مارک وزٹ. یہ پرابلی سب سے, اگر کارپوریٹ حوالے سے آپ دیکھیں تو CNBC کی جو یہ والی اسٹوری ہے یہ بہت ہی انفارمیٹو اسٹوری ہے اس میں, اور یہ بڑی سمپیتھیٹک اسٹوری ہے شارمین جیکب کی لکھی ہوئی. انڈیاز مودی از اون لینڈ مارک وزٹ ٹو دی US, here is what to expect. اور اس میں بہت زیادہ انڈین اینالسٹ کو خود کوٹ کیا گیا ہے جنہوں نے سارا ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی سگنیفیکینس اسٹریٹجکلی کیا ہے, کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے, چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے. اور اس کے بعد آئی کین شیئر یہ وہ اسٹوری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اس طرح کی بھی بہت سی اسٹوریز ہیں, خل میں نے صرف ایک اٹھائی ہے. مودیز وائٹ ہاؤس وزٹ ہائی لائٹس ڈیپ ڈائسپورا ڈیوائڈس ونس بین فرام دا US. میں جو ڈیوائڈ کا کچھ ایک پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ شاید میں آپ کو دکھا دوں. وہ یہ ہے, یہاں پر انڈین امریکنز ہی یہ کہہ رہے ہیں for this kind of a ruler, there is Modi to be invited to a state dinner by an American president and to be given an opportunity to speak to a joint session of Congress where he's going to talk about the ideals of democracy is just mind-boggling, said Ajit Sahi, advocacy director for the Indian American Muslim Council. The study conducted by the Carnegie Endowment showed, yellow mein dekhein, that Modi's approval rating is much lower among the Indian Americans, 50%. میں نے اور جگہوں پہ 49% دیکھا ہے, 48% دیکھا ہے. Then among the Indians living in India, which is 77%. Dozens of lawmakers in both bodies of Congress signed a letter urging President Joe Biden to address human rights concerns with Modi during his visit. اور یہ نیچے کانگریس وومن راشدہ طلیب جو ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھا. یہ ایک اور یلو سے پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا, پھر میں بات بند کرتا ہوں. But the diaspora in the US is still split down the middle in terms of support for the Prime Minister. According to the study, 49% of Indian Americans rate Modi's performance favorably, either strongly approving or approving of him. 31% disapprove of his performance and 20% express no opinion on him at all. میں یہاں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے یہ سارے آرٹیکل دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ویرائٹی آف اوپینین انالیسس جو ہے وہ سامنے لانا چاہتا تھا. آئی ایم ڈیپلی انٹرسٹڈ in the Indo-US relationship, and I'm also deeply interested in the internal political dynamics of India, جس طرح سے انڈیا شیپ کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ میرا پاکستانی اوریجن ہے اس کے بارے میں شکوک بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ شاید میرا انالیسس جو ہے وہ صرف پریجڈسڈ ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو میجر گورو آریہ اور بہت سے اور انڈین انالیسٹ کے ساتھ دیکھیں جن کے پاس پاکستان کے حوالے سے صرف کنٹمپٹ ہی کنٹمپٹ ہے, کوئی پازیٹیو بات کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے, یہ بھگوان نے صلاحیت دی ہی نہیں ہے. ہر چیز کو وہ الٹا کر کے دیکھتے ہیں, الٹا کر کے ہی دیکھ سکتے ہیں, کسی اور طرح سے دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ایک آپ کو ڈفرنٹ پرسپیکٹو بھی ملتا ہے. بہرحال میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا, اس ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ جو شاہدہ مظہر صاحبہ کی کا کامنٹ ہے کہ یہاں نہ کریں کیونکہ یہاں انڈینز آ جائیں گے, تو میرے پاس ایک دوسرا چینل بھی ہے GVS نیوز, وہاں پہ میں ایک ڈیٹیل کروں گا along with the evidence. اور یہ بھی جو میں نے آرٹیکلز آپ کو دکھائے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ڈسکرپشن کے اندر میں پنچ کر دیتا ہوں, ان کے لنکس دے دیتا ہوں. ہوپ فلی اس میں سے زیادہ کھل جائیں گے, شاید نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل نہ کھلے بیکاز آئی تھنک وہ اوپن نہیں ہے, اس کے لیے سبسکرپشن ہونی چاہیے. تو ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی. اینڈ لیٹس پرے, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے فرام دی پاکستانی پوائنٹ آف ویو کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشن کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اس کو فوکس کریں, اسے ڈسکس کریں, اسے فالو کریں. دس از دا منیمم یو کین ڈو, ورنہ خالی نعرے مارنے کا کیا فائدہ. اس کو ڈسکس کریں, اسے انڈرسٹینڈ کریں, اسے اپنے آرگومنٹس, اپنے ٹویٹس, اپنی بحث, اپنی ڈسکشن کے اندر اس کو لے کر آئیں. تھینک یو, لوکنگ فارورڈ, اسٹے ان ٹچ.